नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। और आज इंडिया लीगल में बात आधी आबादी की, बात हमारी जैसी औरतों की, बात उन महिलाओं की जिन के सपने में बिल्कुल ये बात लिखी हुई है कि वो भी हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहती हैं। 31 अगस्त सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। इस दिन पहली बार एक साथ 9 जजों ने शपथ लिया है, जिसमें 3 महिला जज भी शामिल रहीं। कॉलेजियम ने नामों की सिफारिश की थी, फिर केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इसको हरी झंडी दिखा दी। शीर्ष अदालत में 3 महिला न्यायाधीशों के शामिल होने के साथ 4 महिला न्यायाधीश हो गई हैं, जो इसके पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ। अब चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक और बड़ा फैसला किया और इसके तहत 12 हाई कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति के लिए एक बार में ही 68 नामों की सिफारिश की गई। इनमें से 9 महिला उम्मीदवारों का भी नाम शामिल है। लगभग 10 महिलाओं को इसमें से शामिल किया गया। इनमें से 44 बार से आते हैं और जबकि 24 न्यायिक सेवा में कार्यरत हैं। देश के हाई कोर्ट में जजों की काफ़ी कमी है, इसमें कोई शक नहीं। मसलन इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वीकृत 160 जजों के मुकाबले अभी केवल 93 जजों से ही काम चल रहा है और भी हाई कोर्ट्स का लगभग ऐसा ही हाल है। सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक पहचान, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सबरीमाला मंदिर में प्रवेश और व्यभिचार के मामलों में उल्लेखनीय फैसले दिए, पर भारतीय न्यायपालिका की वास्तविक प्रगति इसके उच्च पदों पर महिलाओं की संख्या से मापी जानी चाहिए, जो कि काफ़ी कम है। ऐसे हालात तब हैं जब भारत 6 लाख से अधिक कानून कर्मियों के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कानूनी पेशा वाला देश है। आज़ादी के बाद से देश को महिला राष्ट्रपति, महिला प्रधानमंत्री और कई महिला मुख्यमंत्री और गवर्नर तो मिल चुकी हैं, पर अभी तक कोई महिला भारत की प्रधान न्यायाधीश नहीं बन पाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नई नियुक्तियों के बाद आने वाले दिनों में एक सपना ज़रूर जग गया है कि एक महिला चीफ जस्टिस के रूप में पदभार ज़रूर संभालेंगी। जजों के पद पर महिलाओं के प्रतिनिधि का मसला पिछले काफ़ी वक्त से सुर्खियां बनता रहा। देश में 6 लाख से अधिक कानून कर्मियों के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कानूनी पेशा भारत में है, फिर भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे कम है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के आंकड़ों से ये पता चलता है कि शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों में कुल कार्यरत न्यायाधीशों में से केवल 12% ही महिलाएं हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट विमेन लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से दायर अर्जी में ये कहा गया कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 8 ही महिला जज नियुक्त हुई हैं। कोई महिला देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर नहीं पहुंच पाई है। हाई कोर्ट के कुल 661 में से केवल 73 महिला जज हैं। ये वो आंकड़े हैं जो इस पिटीशन में कहा गया था, जो कुल महिला जजों का 11% है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के तहत की जाती है, जो किसी भी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं करती है। हालांकि सरकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए उचित विचार दिया जाए। वहीं सच ये भी है कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति के लिए बनने वाले कॉलेजियम में ही महिलाओं को स्थान अभी तक नहीं मिला है। अब तक सिर्फ 2 महिला जज, न्यायमूर्ति रूमापाल और आर भानुमति ही कॉलेजियम का हिस्सा रही हैं, यानी कि ये कहा जा सकता है कि जितनी अपेक्षित हिस्सेदारी होनी चाहिए थी वो नहीं मिला है। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश के लोअर कोर्ट्स में नियुक्त 15,806 जजों में से सिर्फ 4,409 महिला जज थी। इस तरह लोअर कोर्ट में भी उनकी हिस्सेदारी मात्र 27% ही रही। बिहार में उनकी हिस्सेदारी घटकर 11% हो जाती है। देश में सबसे न्यूनतम यही है। वहीं दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी मेघालय में है, जहां पर 73% महिलाओं को जुडिशरी में हम देख सकते हैं। इन आंकड़ों के बीच सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की नियुक्तियों और सिफारिशों से एक बात तो साफ है कि अगर चाह रहती है
तो राह ज़रूर बन जाती है। बढ़ते सामाजिक शोर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से 3 महिला जजों के नाम की अनुशंसा की और नियुक्ति की, और अब लगभग 10 महिला जजों की सिफारिश जो की गई है, उससे ये साफ जाहिर है कि अब तस्वीर बदल जाएगी। वैसे बुनियादी स्तर पर कई सवाल और भी हैं जो जवाब ढूंढ रहे हैं। सवाल ये है कि क्यों महिलाएं न्यायपालिका के हर स्तर पर अपनी उपस्थिति अब तक दर्ज नहीं करा पाई हैं? क्या सिस्टम में कोई कमी है? क्या कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है? क्या न्यायकर्मी महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए? सवाल ये भी है कि क्या पारिवारिक जिंदगी की जिम्मेदारियों के बोझ में वे अपने पेशे को तरजीह नहीं दे पाती हैं? क्या बार महिला वकीलों को प्रोत्साहित नहीं करता है? सवाल और भी कई हैं। आज हमारे वरिष्ठ पैनल के सदस्य इन्हीं सभी मसलों पर अपना विचार रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिपोर्ट ज़रूर दिखाना चाहूँगी जिससे ये समझ में आएगा हमारे दर्शकों को कि हमारी न्यायिक व्यवस्था में आखिर महिलाओं की स्थिति कहाँ है, किस स्तर पर है, कैसी है। जनसंख्या में लगभग आधी हिस्सेदारी के बावजूद उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की संख्या अधिक कम। सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज थी जस्टिस फातिमा बीवी। साल 1989 में ये अपॉइंट हुई, यानी सुप्रीम कोर्ट के वजूद में आने के पूरे 39 साल बाद। इसके बाद के अगले 3 दशक के बीच सिर्फ 8 महिलाएं ही उच्चतम न्यायालय की जज बनी। अब तक केवल 11 महिलाओं को भारत की सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया। देश के लोअर कोर्ट में नियुक्त 15,806 जजों में से सिर्फ 4,409 महिला जज थी। इस तरह लोअर कोर्ट्स में भी उनकी हिस्सेदारी मात्र 27.9% थी। उच्च न्यायालयों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 11.04% है। याचिका के आंकड़ों के अनुसार स्वीकृत 1080 जजों में से 661 जज नियुक्त हैं। उनमें महिला जजों की संख्या मात्र 73 है। साथ ही आजादी से अब तक सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त 247 जजों में से महिला जज की संख्या मात्र 11 है। आंकड़े बताते हैं कि किसी भी हाई कोर्ट से अनुशंसित उम्मीदवारों रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की सूची में 30% से अधिक महिलाओं के नाम ही नहीं होते हैं। कई हाई कोर्ट्स में तो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की सूची में महिलाओं की संख्या 10% से भी कम होती है। मई 2017 तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर हुए थे, उनमें से 98% जज पहले हाई कोर्ट के जज रह चुके थे। तब तक सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीशों का बनना असंभव ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और आज इसी संवेदनशील मसले पर हमारे साथ एक बेहद ख़ास पैनल जुड़ रहा है, जिसमें ऐसे भी नाम हैं जो इस पूरी व्यवस्था से स्वयं जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अनुभव किया है इस पूरी व्यवस्था की तमाम जो कमियां हैं, जो खूबियां हैं, उन सभी को। हमारे साथ जस्टिस मुकुंदकम शर्मा, पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट के जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जस्टिस इंदु मल्होत्रा, पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट की जुड़ रही हैं, जो बार से गई थी। और महालक्ष्मी पवनी हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट की जुड़ रही हैं। स्नेहा कलिता हमारे साथ जुड़ रही हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट की, जिन्होंने एक पिटीशन भी डाली थी महिला जजों की स्थिति पर। सबसे पहले जस्टिस इंदु मल्होत्रा, मैं आपके पास आऊँगी। जिस तरह से 3 महिला जज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने शपथ लिया, और उसके बाद अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि 10 लगभग महिला जजों को हाई कोर्ट में जगह मिली है, मुझे एक फिल्म का संवाद याद आ रहा है, और एक रास्ता ये भी खुल गया है कि पहली बार भारत में पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलेंगी। तो जिसको एक मशहूर संवाद के साथ शुरुआत करना चाहूँगी कि इस पूरी खबर को देख के खुश तो बहुत होंगी आप, तो किस तरह से आपकी प्रतिक्रिया रहेगी मैडम इस पर? ये बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, क्योंकि पहले लोग सोचते थे कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, एक लेडी को बनाओ और कई कम्युनिटीज जिनको आप प्रोत्साहन करना चाहते हैं तो एक पर्सन को वो रिप्रेजेंटेशन देते थे। पर अब नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं और आज के दिन पहली बार 4 विमेन जजेस अपॉइंटेड हैं सुप्रीम कोर्ट में,
विच शोज कि ये रिप्रेजेंटेशन अब सिंबॉलिक नहीं है पर मेरिट बेस्ड है, और एक लेडी को चीफ जस्टिस के दर्ज के लिए भी वो शी विल बी अपॉइंटेड आफ्टर सम इयर्स। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट है और डेवलपमेंट ऑफ द बार में। जी बिल्कुल। जस्टिस शर्मा, यहाँ पर एक सवाल और भी उठ रहा है कि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि आखिर जब हम कॉलेजियम में नाम लेकर आते हैं तो महिला क्या पुरुष क्या, जेंडर बायस्ड क्यों होना चाहिए, वहाँ पर केवल और केवल प्रतिभा की पूछ होनी चाहिए। लेकिन आज जिस तरह से हम महिलाओं को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं और खासकर न्यायिक व्यवस्था में आ रही हैं महिलाएं, कितना महत्वपूर्ण है ये सब कुछ जो बदल रहा है? Yes, in my opinion, it is a very significant development and a historic moment. You see, so long, this is for mainly two reasons. The first is because we are getting 3 Supreme Court lady judges, women judges, at one go, number one. And number two, you see, we are also getting a probable Chief Justice of India who would be a lady judge. This is definitely a change for the better, and I believe that this will be carried on. This change should be there, and everybody must be made aware of those people, those judges who are part of the machinery for appointment of the judges. They should be made aware of this position, that there should be more and more representation of all the classes of the society, namely SC, ST, OBC, minority, and also the women judges. And I believe because it is more necessary because Article 15 of the Constitution says that there shall be no discrimination on ground of religion, race, caste, sex, etc. That means there must be gender equality, not only in all jobs, whether it is government jobs or other jobs, but also in the judiciary. But then there is one difficulty because there is no reservation. So far OBC, SC, ST, they are concerned. There is a provision for giving reservation to them so far other government jobs are concerned, but not in the judiciary. We have no such reservation policy, and I do not think that reservation policy may not be very beneficial also, because so far judiciary is concerned, they stand on a different footing altogether. There are a lot of responsibility. Then trust is also to be there. So therefore, we must try to develop a sensitive bar. And if we have a sensitive bar, including the lady judges, I think we will be able to have a competent judiciary, high judiciary also, consisting of lady judges as well. जी स्नेहा कलिता, मैं आपके पास जब आप लोगों ने पिटीशन डाली थी, मुझे याद है उस पर तब तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि महिलाएं जो हैं वो अपनी घरेलू और पारिवारिक जिम्मेदारी के चलते जज बनने से कतराती हैं। आखिर ये जो बयान था, और हालांकि इस बयान की काफ़ी आलोचना भी हुई, लेकिन वाकई अगर हम इसको व्यवहारिकता पर लाएं और ज़मीनी हकीकत पर लाएं तो किस तरह की दिक्कतें बार में रहते हुए आप लोगों को होती हैं जिसकी वजह से बेंच तक पहुंचने में एक गैप रह जाता है? हाँ जी राजेश जी, मैं पहले तो आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक APN द एंटायर टीम दैट इट हैज टेकन दिस इशू एंड इट इज सो मच sensitive and very important issue if you see for gender parity national India. Sir. And now talking of the judiciary, मैं यही बात बताना चाहती हूँ, जब चीफ जस्टिस ने ये जब रिमार्क पास किए थे with 2 of the other honorable judges, maybe they have they have asked somebody who were not inclined for the judgeship, or they were not ready for so and so reason. But that is not the that is not the last resort. You have to venture
अगर एक फीमेल जज ने एक फीमेल लॉयर ने मना किया है, तो देयर आर सो मेनी ऑफ देम हु आर इन द पाइपलाइन एंड हु वांटेड टू सर्व द सोसाइटी। एंड आप ये देखिए ना, अगर मैं आपको 3 आंकड़ा बताती हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट पे, विच इज द हाईएस्ट स्ट्रेंथ in the judiciary system, high court, it's a big high court and it's a 160 strength है उसपे सिर्फ 6 महिला जजेस है out of 96. बॉम्बे हाई कोर्ट 63 में only 7 female judges है. बिल्कुल. And the last is the Punjab Haryana which has 47 of male judges and 7. So ये आंकड़ा खुद express क्या मतलब, it reflects that there is a gender parity. We really need to balance it out. और हम लोग का जो बात है अभी, हम लोग के अभी सर्च कमिटी अंडर द एजिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, देयर आर लॉट ऑफ हम लोग, आई मीन वी आर मोटिवेटेड दैट आवर सीनियर्स आर देयर नेम्स आर बीइंग गिवन, सो व्हाई नॉट 50-50 पे ये आंकड़ा दिया जाए और वी शुड हैव अ गुड, बिल्कुल वो शायद आइडियल सिचुएशन होगा। लेकिन सिंधु मल्होत्रा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो मेरा सवाल था एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगी मैडम कि जिस तरह से ये कहा गया हमेशा कि महिलाओं के सामने बहुत चुनौतियां रहती हैं, इसलिए वो बेंच में नहीं आना चाहती हैं, वाकई आपने बार भी देखा है और बेंच भी देखा है, किस तरह की चुनौतियां आपके सामने रही मैम, और आखिर किस तरह से एक महिला होने के नाते उससे पार पाया जाए? आज के दिन में जैसे विमेन ने लॉ की जो प्रैक्टिस है वो फुल टाइम करती है, क्योंकि पहले दिनों में women used to practice for a short period. When they got married, they would leave the profession. But now they are all, lots and lots of women are working on a full-time basis. And they have proved their merit, and they are also keen to come to the judiciary. So that is actually an outmoded thought that, women are no longer interested. They are certainly interested to come to the judiciary. And they have, by their dint of their hard work, proved themselves. But my view is that whether it's an appointment of a male judge or a woman judge, it must be based on merit. We are discharging a public duty. And we must be competent, and it has to be merit-based to discharge the functions, which we are entrusted with. Bilkul. So I don't believe in percentages. I believe in merit. And I think today now the environment is very progressive, and I think there is within the judiciary a very strong instinct to increase the number of women and appoint women on the basis of their merit. And of course, there are challenges for women, particularly since traditionally they have had to shoulder domestic responsibilities. So to strike a work-life balance is the biggest challenge which women face. But I think with education and evolution of society, today they do get far more cooperation from their families than probably they did about 2 decades ago. बिल्कुल जी, बिल्कुल। पवनी महालक्ष्मी, जाहिर सी बात है कि अब माहौल बहुत बदला हुआ है, हालांकि कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं जो हमें एक बात को ये भी दिखाते हैं, एक सच्चाई ये भी दिखाते हैं कि अभी भी शायद वो उपस्थिति नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि महिलाओं को लेके एक ग्लास सीलिंग जैसी है, और इसलिए न बार में उतनी महिलाएं दिखती हैं, न बेंच पर उतनी महिलाएं दिखती हैं, और बेंच पर जाने के पहले भी एक खास तरह का एक रिजर्वेशन है जिसको लेकर ये समझा जाता है कि नहीं, महिलाएं शायद उतने अच्छे तरीके से अपनी भूमिका नहीं निभा सकती हैं जितना कि एक पुरुष कर सकता है। डू यू थिंक सो? एक ये सोशियोलॉजिकल टैबू है? In fact, I agree with Miss Justice Sindhu ma'am's views, but there is a lot of progressive steps being taken. देखिएगा, पहले तो 1% भी थे, बेंच में नहीं थे, but now there is 11% of representation. So हम ये बता नहीं रहे हैं कि बहुत बड़ा ये है, लेकिन ये अच्छा कदम हुआ है एक अच्छा दिशा में। And आज भी there are about 11 advocates who have been appointed. So and we are, मुझे ये फिक्र हमेशा रहता है कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट की वकीलों जो लेडी एडवोकेट्स प्रैक्टिसिंग वहाँ करते हैं,
उनको कोई हाई कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हालांकि वो हाई कोर्ट से आते हैं, फिर कंडीशंस के वजह से, मैरिज के वजह से दिल्ली शिफ्ट होते हैं, लेकिन और वहां प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जब एलिजिबिलिटी का होता है या कोलिजियम का एलिवेशन का होता है हाई कोर्ट्स में, तब इन औरतों को मना कर देते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो ये गलत है। तो बिकॉज यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे महिलाएं हैं जो डेडिकेटेड है, फोकस्ड है, इंटेलिजेंट है, एंड दे आर वेरी वेरी एफिशिएंट, so they are capable of becoming very good judges. But the bar has to open up, the state bar associations have to accept women from every state, and as an Indian, as a citizen of India, a woman is eligible to be practicing everywhere in the country. So ये उस पहले चीज हटाना चाहिए। और दूसरी बात, अब there are more women coming into the profession, so it is opening up. लेकिन there has to be a lot of criteria घर में भी रहता है, that women have to face a lot of hurdles. But what happens is they should have a good support system also at the house. Family को भी support करना चाहिए उनकी आगे बढ़ने की, और as a lawyer they should get a lot of support from their family, because it is a contribution to the nation. अगर family सोचते हैं हाँ हमारे बेटे को बढ़ाना है, so they have to help her, support her in looking after the children and taking active part in looking after the house. Both the husband and the wife and the in-laws should promote their daughter and daughter-in-law. बिल्कुल। जस्टिस शर्मा, देयर इज अनदर क्वेश्चन सर कि इन लोअर जुडिशरी को हम यदि देखें तो उसमें महिलाओं का, लेडीज़ का आना इस बिट इजी, क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट एक तरह से एग्जामिनेशन है, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आप लोअर जुडिशरी में तो आ जाते हैं। हायर जुडिशरी में जैसी ही बात आती है तो कॉलेजियम सिस्टम हो जाता है। अब कॉलेजियम सिस्टम ऐसा है जहाँ बायस की पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं कि कोई बायस हो सकता है। महिलाओं को शायद इस वजह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अभी तक वो उस तरह की महिलाएं नहीं दिखी। डू यू थिंक सर कि ये एक जो सिस्टम है कॉलेजियम सिस्टम, और उसमें भी महिलाएं नहीं होती हैं? आप तमाम हाई कोर्ट्स के कॉलेजियम में देख लीजिए, शायद ही कोई महिला जज मिलेगी उसमें। सुप्रीम कोर्ट में भी जो हाल फिलहाल में कॉलेजियम सिस्टम था उसमें एक दो महिलाएं रहीं, उसके पहले भी नहीं रहीं और अभी नहीं है। डू यू थिंक इस वजह से भी महिलाओं को जुडिशरी में आने में एक बड़ी रुकावट पैदा हो जाती है? The position is like this. Now, when you spoke about the judges of the district judiciary, sir, they come through an exam and therefore they are properly selected. Now, but you see, so far those judges are concerned, judicial officers are concerned, they have also a elevation quota of 33%. So therefore, they can also be elevated, and that elevation is also done by the Collegium of the High Court. So therefore, according to me, the Collegium, the judges who are in the Collegium, and particularly the Chief Justice of the High Court, he must understand that there has to be fair representation of all the classes of people amongst the judges. Number one. Number two, so far collegium system is concerned, I think it has been going on for the last because I was appointed in this collegium system only. Sir. And I retired therefrom. And like me, there are a number of judges who have contributed to the society, contributed to the judiciary, and then they have retired. So I believe this collegium system has stood the test of time, and it is doing well. And let me tell you, when the Chief Justice recommends somebody's name, he not only consults the members of the collegium, but he also consults other judges, including the judges, lady judges as well, sir, to find out who could be the best choice. Because, you see, the Chief Justice is generally from outside the state. Sir. So, therefore, he does not entirely depend on the collegium members, but also consults other judges as well. So, therefore, I don't think there is any difficulty in having this collegium system which is working very effectively. But I believe
And as a matter of fact, when I was the Chief Justice of the Delhi High Court, for example, I used to get letters from the Law Minister that there must be representations from the scheduled caste, scheduled tribe, minority, and also from the lady advocates. And let me tell you, I have found in Delhi High Court very competent lady lawyers who are, say, as good as their male counterparts. So therefore, we have no doubt of competent lawyers who could be elevated. But the Chief Justice has to keep it in mind, those advices which come from the Law Minister and the CJI. CJI has been writing letters to the different high courts, and particularly to the Chief Justice, to see that there are representations of all these persons in the list of the judges proposed. बिल्कुल। जस्टिस इंदु मल्होत्रा, यहाँ एक सवाल और है कि ठीक है, कॉलेजियम में हमने थोड़ी बहुत सुधार भी की, और अगर कॉलेजियम ऐसा भी मिल जाए जो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करना चाहे भी, लेकिन एक हाई कोर्ट में आने के लिए, खासकर अगर जज के रूप में 7 साल की महिला के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। अब ये भी एक सच है, जैसा कि आपने भी बताया, कि महिलाओं को कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। जब वो एक लॉ ग्रेजुएट होने के बाद पहले तो वो वकील के रूप में कोशिश करती है कि कॉर्पोरेट लॉ फॉर्म इस तरह की जगह पे चली जाए जहाँ पे वो आराम से नौकरी कर सके। फिर भी अगर कोई ऐसा होता है जो आना चाहता है जुडिशरी में, तो वो 7 साल की प्रैक्टिस में उसकी इतनी बाधाएं हो सकती है कि शायद वो कंटिन्यू नहीं कर पाए उस तरह से। आपको ऐसा लगता है कि उसमें कई रिलैक्सेशन देने की ज़रूरत है, यदि वाकई हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे आएँ, या जैसा कि बात हो रही है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की भी, और उसमें भी महिलाओं में भी ये अलग अलग कैटेगरीज हो जाएंगी। आपको ऐसा लगता है कि उसमें भी कुछ सोचने की ज़रूरत है कि 7 साल के प्रैक्टिस का जो बार है वो हमें थोड़ा रोकने की ज़रूरत है, उस पर सुधार करने की ज़रूरत है? मेरे विचार में जो ये मिनिमम इयर्स ऑफ प्रैक्टिस है, ये मैंडेटरी है हर एक के लिए, चाहे वो कमजोर जाति से हो या दूसरी जाति से, क्योंकि हम एक पब्लिक ऑफिस में बैठे हैं और हमें पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज करनी है, और उतना एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए होता है। तो मेरे विचार में वो मैंडेटरी होना चाहिए सबके लिए, और उसमें कोई रिलैक्सेशन मेरे विचार में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस और वो नॉलेज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है टू एनेबल अ जज टू डिस्चार्ज देयर फंक्शन वेल। But I would agree with Mahalakshmi that there are a lot of women lawyers who have been practicing in Supreme Court for decades. That should certainly be considered to be an avenue for appointment of High Court judges, which has, in my belief, been neglected till today. I do think that is a good avenue from which women lawyers can be appointed as judges of the High Court. जी बिल्कुल। स्नेहा कलिता, यहाँ पर एक सवाल एक वकील के होने के तौर पर ज़रूर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम बात करें क्लैट एग्ज़ाम्स की, CLET एग्ज़ाम्स की, तो लगभग 44% जो है वो महिलाएं थी जिन्होंने क्वालिफाई किया, और अगर हम 2019 के ये आंकड़े हैं जिसको मैं आपके सामने रख रही हूँ, अब ये ज़्यादातर ये भी एक आंकड़ा है कि जो महिलाएं आती हैं इस लॉ के क्षेत्र में, और उसके बाद जब वो कॉलेज से निकलती हैं तो कोशिश करते हैं कि वो लॉ फॉर्म में चली जाएं या किसी बड़े वकील के साथ जूनियर के रूप में काम कर लें, और जहां पर उन्हें पैसा भी ज़्यादा मिलता है, सिक्योरिटी ज़्यादा मिलती है, और शायद जुडिशरी की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। आपको लगता है कि महिलाओं में भी एक तरह का एक रिजर्वेशन है कि वो इस तरह के जो सिक्योर जॉब है उसमें जाना चाहती हैं और रिस्क नहीं उठाना चाहती, इस वजह से भी ये स्थिति हमें देखने को मिलती है? स्नेहा, आपसे सवाल है मेरा। राजेश्री जी। जी। Is it the question is to me? Okay. Because it's not that audible. Yeah. So first of all, I really thank APN for taking this issue. And राजेश्री, मैं आपको 3 आंकड़ा बताना चाहती हूँ, हालांकि मैंने पहले भी बता दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आउट ऑफ 96 only 6 फीमेल जजेस है। कैलकटा बॉम्बे हाई कोर्ट पे 63 में 7 फीमेल जजेस है, और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पे 47 से 7 वुमेन फीमेल जजेस है हाई कोर्ट पे। So this shows the dismal figure in the higher judiciary.
ये तो एक हाईकोर्ट का बात हो गई है। और अभी हम लोग अगर लोअर सबऑर्डिनेट जुडिशरी के बाद बोला जाए तो इवन दे आर जेंडर पैरिटी नहीं है। अगर हम लोग सीडो कन्वेंशन हम लोग इंडिया बीइंग अ पार्टी ऑफ इट एंड वी हैव अ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन, वी आर स्टैंडिंग अगेंस्ट दैट। So, the judiciary, which is one of the wings of the entire system, it has to be gender parity. अभी मुकुंदम जी ने और ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी ने, पवनी मैडम ने, सभी ने बोला है कि जेंडर पैरिटी जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में होना चाहिए। एंड इट्स फॉर अस, आई मीन इट्स नॉट ओनली अबाउट द फीमेल, इट्स अबाउट द एंटायर सिस्टम टू रिफ्लेक्ट इन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, and that shows that how women are liberated in the country. So agar judiciary is one of the very important wing and we really need to give a balance. और अभी हम लोग के सर्च कमेटी बनाया है अंडर द एजिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एंड सीनियर एडवोकेट, कि हम लोग के जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट पे वो भी हाई कोर्ट जजेस बने। और उसपे नॉट ओनली द मेल जजेस, female judges, because हम लोग का population male और female है, so why I don't understand the reservation. It has to be 50-50, and of course it has to be based on meritorious. So one aspect is that, and second है हम लोग का जो education system है, जो subordinate judiciary में जो हम लोग को हम लोग active participation करे और encouragement दे, so that women judges आए और it gives a good balance in the field. बिल्कुल। पवनी महालक्ष्मी, एक सवाल यहाँ पर ये बड़ा है कि आखिर ये हम सभी लोग इस बात पर सहमत हैं कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी जैसा कि आपने ही बताया, जैसा कि इंदु मैम ने बताया कि इतनी महिलाएं, सब लोगों को आने की ज़रूरत है जुडिशरी में। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से कुछ निचली अदालतों में, जो लोअर कोर्ट्स में रिजर्वेशन की एक पॉलिसी है, महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन वो हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। जैसा कि जस्टिस शर्मा ने बताया कि आपको लगता है कि ये एक ब्रेक थ्रू होगा अगर हम ये तय कर दें कि नहीं, इतनी महिलाओं को रखना पड़ेगा रिजर्वेशन के साथ, और ऑफ कोर्स उसके लिए योग्यता तो ज़रूरी होगी ही। आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा ये कदम होगा अगर इस तरह से कर दिया जाए तो महिलाओं को ज़्यादा हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे जुडिशरी में? See, I definitely agree that merit has to be the sole criteria. And when we say that relaxation या reservation का मतलब आप रिजर्व करो, लेकिन let there be parity. तो आदमियों के लिए है वही महिलाओं के लिए रखना चाहिए। अगर कंपटीशन आता है, रिटन कंपटीशन, तो ज्यादा महिला नहीं आते हैं। But when if you have this kind of a reservation, you ensure that it is merit based and it is given to those efficient, competent lady advocates. अगर अब subordinate judiciary में क्यों ज्यादा लोग जाते नहीं हैं? Because I'll tell you, the main problem is not about merit or anything, but here you find a different kind of a problem. You have deficiency of infrastructure. You don't have proper toilets. You don't have proper staff. You don't have proper courts. I mean, in the districts and all, you don't even have a proper courtroom. वहाँ पंखा नहीं चलता, वहाँ toilet नहीं है, वो लेडियों के लिए, लेडी एडवोकेट्स या जजेस के लिए सेफ्टी नहीं है। तो वो सब और ज्यादा से ज्यादा उनका सैलरी भी बढ़ाना चाहिए, उनको अच्छा सा एनवायरनमेंट देना चाहिए, अच्छा वाईफाई फैसिलिटी, जुडिशियल क्लर्क सब देने से सबऑर्डिनेट जुडिशरी में भी लोग हैं जो आकर्षित होते हैं ये सुविधाओं के लिए, एंड यू विल गेट मेरिटोरियस वुमेन फ्रॉम द लोअर बार ऑल्सो। बट ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन into account, and the government has to give a lot of funds to the judiciary to upgrade itself, so and also lure young people with a good salary, क्योंकि ना हमारे प्रोफेशन में ये पहले 7 से 10 साल बहुत इट इज अ वेरी स्ट्रगलिंग पीरियड, कोई स्टेबिलिटी नहीं रहता है अर्निंग्स में। तो इसी कारण ज्यादा से ज्यादा महिला चली जाते हैं प्रोफेशन छोड़ के, जहाँ महिलाओं को घर का चिंता ना हो, रेंट की चिंता ना हो, तो दे कंटिन्यू, और दे कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली ऑफ लॉयर्स, दे कंटिन्यू। बट बाकी लोगों को इतना दिक्कत होती है कि सैलरी के इसमें,
तो अगर salary and all these things are taken into account and they are given with a good atmosphere to sit and conduct the court, I'm sure they will find a lot of women taking up this profession or joining the judiciary. बिल्कुल, लेकिन पवनी जी यहाँ पर SCBA में के एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप लोग जिस बार में हैं और इतनी महिलाएं हैं, आप लोग कोई इस तरह की व्यवस्था, बीच में हालांकि खबरें आई कि आप लोग खुद ऐसी व्यवस्था चाह रहे थे जिसमें टैलेंटेड जितने भी वकील हैं उनका नाम आप लोग कॉलेजियम तक भेज पाएँ और या रिकमेंड कर पाएँ, किस तरह की कोशिश आप लोग विशेषकर महिलाओं के लिए करना चाहेंगे? Search committee, and I have definitely recommended names who fulfill all the criteria, or income tax written criteria, appearance criteria, judgments reported criteria, and who are efficient, who are competent. Apart from studying in their character, their integrity, everything has been taken into account. And this is a first time innovative measure which we have taken. ये फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए हमने रास्ता खोला है, द फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. यहाँ कोई नेपोटिज्म कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को दे आर नॉट हैप्पी विद दिस बिकॉज देयर नेम्स वर नॉट इंक्लूडेड, आई गेस. बट दिस इज अ गुड स्टेप, इट्स अ फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि इट इज अ सपना. जो सपना नहीं देख सकते थे वो अब देखने लगे हैं. बिल्कुल, और ये शायद एक अच्छी कोशिश, एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है. लेकिन जैसे सिंधु मल्होत्रा, एक और सवाल है यहाँ पर कि चाहे विमेंस को भी ला दे, एक अभी जो इसकी आलोचना करने वाले लोग हैं वो हमेशा ये कह रहे हैं कि आज बात विमेन से शुरू हो रही है, कल को ये बात होगी कि आप कोई ख़ास वर्ग को क्यों नहीं रिप्रेजेंट करवा रहे हैं हाई कोर्ट्स में, किसी ख़ास जाति विशेष वर्ग को क्यों नहीं कर रहे हैं. तो ये एक ऐसी बहस है जिसको नहीं छेड़ा जाना चाहिए और इसलिए जैसे अभी तक सिस्टम चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए. आप कितना सहमत हैं मैडम इससे? मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ. मेरा ये बिलीफ है कि जो सारी 3 विमेन जजेस अपॉइंट हुई हैं वो सब मेरिट बेस्ड हैं और नॉट ओनली बिकॉज दे आर विमेन. So I don't think we should make this analogy. Their appointments are merit-based and not merely because they are women. बिल्कुल. जस्टिस मुकुंदकम शर्मा, आपको ऐसा लगता है कि जब महिलाएं होती हैं बेंच में तो बेंच में एम्पैथी भी आती है और जो काम करने का एक तरह से कहा जाए कि एक जो इमोशनल कांटेक्ट बनता है पिटिशनर के बीच या पीड़ितों के साथ, वो शायद एक महिला के होने के नाते वो ज़्यादा अच्छा होता है, लोगों को न्याय की उम्मीद ज़्यादा जग जाती है. आप ऐसा समझते हैं? सर, आप पुरुष हैं, इसके बावजूद मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ. महिला तो कहेगी कि हाँ ऐसा होता है. Yes. You see, when I was in the Delhi High Court, sir, I was their Chief Justice and the next senior-most Queenie judges. Sir. I have sat with 4 different judges, and one of them today is in the Supreme Court. Hima Kohli started her judicial career with me. So that is one. Geeta Mittal sat with me for a very long time, who was Chief Justice of the Jammu and Kashmir High Court. So I have the experience of sitting with the lady judges, and you see, they come very well prepared. I'm very, very, very happy to see that whosoever we have today, whether it is in the Supreme Court or in the High Courts or who have already retired, very good contribution to our judicial system. You know, in the Supreme Court we had several lady judges, including Justice Malhotra, who is here. She had appeared before me as a lawyer also, and she has justified her selection as a judge. So, as said, it has to be merit. And when you are, and I do not think the lady judges lack merit. They have rather, they are equally placed so far their male counterparts are concerned. So therefore, we have no doubt of candidates for being appointed as judges of the High Court, judges of the Supreme Court. And we have seen the system is functioning very well as of now.
with the lady judges being, Chief Justice of different high courts. They are doing very well in those high courts. People appreciate their contributions. So therefore, I don't think that there should be a reservation policy. It should be based totally on merit, as is being done now. Sir. And even in the district judiciary also, there is no, as far as I know, there is no reservation. They all come through merit and then go upward. And some of them have also become the Supreme Court judges. जी. Like Bibi, Fatima Bibi. जी जी. And then see, we had so many very famous lady judges in the Supreme Court, like Sujata Manohar, Ruma Pal. जी. There are a number of them, Gyan Sudha Mishra. All of them very good judges. They proved to be good judges. So therefore, there is no doubt of talent. जी. But according to me, the Chief Justice of the High Court, he must take the lead. He must find out the best possible candidates available for being appointed as a judge. And there has to be some lawyers who is lady lawyers. And as I said earlier, there is no dearth of talent. So it is easy to pick up. बिल्कुल. स्नेहा कलिता, एक सवाल यहाँ पर ये है, उसके बाद फिर मैं एक फाइनल कमेंट मैडम इंदु मल्होत्रा से लूँगी कि कहा यह जाता है कि आखिर एक शिकायत ये भी होती है बेंच की तरफ से कि हम आखिर महिलाओं को लेकर आए कैसे बेंच पर, जब जैसा कि पवनी जी ने बताया कि अगर मैं एक लॉयर हूँ और मेरी अच्छी कमाई है, तो अगर मैं इस लायक हूँ भी कि मैं बेंच पर जा सकती हूँ, तो मेरी इच्छा नहीं होगी क्योंकि वहाँ वो सुविधाएं नहीं मिलती है. पहली बात तो ये. दूसरी बात ये है कि महिलाओं की वकालत में आना, अगर मैं बात करें, हम लोग दिल्ली में बैठकर बात कर रहे हैं, यदि आप छोटी जगहों की बात करें, आप असम से हैं या बिहार, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर यदि बात किया जाए तो ये जैसे जिसको कहा जाए फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होता है ये करियर का लॉयर बनना. यूपी बिहार की जगहों पर तो यहाँ तक कहा जाता है कि लड़की वकील है तो वो बहुत लड़ने वाली होगी और उसकी शादी ब्याह में भी दिक्कत होने लगती है. तो कहने का मतलब ये है कि ये भी एक सामाजिक सच है कि पहले तो वकालत ही एक ऐसे पेशे के रूप में जो महिलाएं कर सकती हैं, उसके रूप में अभी तक एक्सेप्टेड नहीं है. अगर वो महिला तमाम संघर्ष करके आ भी जाती है, अपनी जगह बना भी लेती है, और जब एक ऐसी जगह बना लेती है जहाँ वो कंफर्टेबल है, उसके बाद दूसरा चैलेंज लेना जहाँ पर उसके लिए बहुत कम पैसे में उसको बैठना पड़ेगा और तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा एक पुरुष प्रधान बेंच में, इसकी वजह से भी उसका मन जो है वो हट जाता है और अपने आप को खुश रहती है. जैसे पवनी जी और आप लोग प्रैक्टिस करके खुश हैं, क्या इसलिए वो नहीं चाहती कि बेंच तक जाए? राजेश्वर जी, मैं ये क्वेश्चन मैं अपने हिसाब से, मतलब माय ओपिनियन, एंड आई थिंक ये दो चीज मैं बताना चाहती हूँ. एक तो है, अगर आप जज बनना चाहते हैं, यू आर सर्विंग द सोसाइटी, so money is not the criteria. Like अगर आप जो भी, अगर if you are earning low, if you are earning high, that is not relevant. If you really wanted to become a judge, you have to, you have to sacrifice many things. And yes, of course, अगर Supreme Court पे practice करते हैं, तो obviously money part you are better off than the High Court, lawyers. But if you wanted to become a judge, that is the most prestigious. And who would not become a judge? Money doesn't come in the way. Agar you really want to serve the society, you have to sacrifice. And this is one of the honors that, that you are getting it. And it's a proud moment for not only for you, but your entire family. बिल्कुल. So I think money is not the one. And secondly, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आजकल थोड़ा सा change हो गया है, that the family whom you are, like, if your husband's family are more more listen to you, that okay, but you have a lady or lawyer or in the house, so they would take more advice from you rather being taken from the outside. So I think that is something the trend has changed. Yes, of course there are many challenges, and we really need to do it in a more holistic way of seeing the things and looking at the things. Yeah. जी.
बिल्कुल। जस्टिस इंदु मल्होत्रा, एक सलाह आपसे ज़रूर लेना चाहूँगी कि आज फिलहाल जिस तरह से स्थिति दिख रही है, मैं केवल सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रही, लोअर जुडिशरी से लेकर यदि सुप्रीम कोर्ट के बेंच की बात की जाए, हाल फिलहाल में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमने झारखंड में भी देखी, धनबाद में देखी, जब एक जज की हत्या कर दी गई और इतनी असुरक्षा की भावना है, जजों की सुरक्षा का कोई खास इंतजाम अभी तक नहीं दिखता। दुर्भाग्य से जैसा हमारे नेताओं के लिए दिखता है वैसा जजों का नहीं दिखता। अब एक महिला जज, आप समझिए, एक बहुत छोटी जगह पे काम कर रही है, अपने आप में एक चुनौती का रोज वो सामना कर रही है। उसको यदि ध्यान में रखकर मैडम वहां से लेकर और हायर जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट तक की बात कही जाए, तो आप किस तरह की सलाह देना चाहेंगी जिससे कि महिलाएं इस क्षेत्र में आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर भी हो और एक नई शुरुआत भी हो? आई थिंक ये जो अभी अनफॉर्चुनेट वो डेथ हुई है एडिशनल सेशन जज धनबाद की जी, ये इशू अब फोर्थ फ्रंट पे आ गया है क्योंकि जजेस सबऑर्डिनेट जुडिशरी में उनकी प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस को प्रोटेक्शन दी जाती है, बट सबऑर्डिनेट जुडिशरी में भी प्रोटेक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये मुद्दा अब उठाया गया है और इस पे खूब परामर्श हो रही है कि हम कैसे अपनी सबऑर्डिनेट जुडिशरी को भी प्रोटेक्ट करें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है एंड स्लोली एवरीवन इज वर्किंग टुवर्ड्स दिस। जी बिल्कुल। और एक्चुअली इट्स एन इशू ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी, नॉट अ जेंडर इशू एज सच, एंड मोर एंड मोर women as they take to it, the more important issue is that infrastructural support is required at the lower judiciary. There women find it a little difficult. They're not adequate bathrooms, etc. So they don't have enough privacy and infrastructural support at the lower level. So at the lower level, certainly a lot more needs to be done. High courts and Supreme Court have certainly evolved a lot, and I think they are given protection. जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर अंत करने के पहले मुझे एक बहुत खूबसूरत शेर याद आता है, जब 3 जजों ने एक साथ शपथ लिया, महिला जजों ने, और इस बात की उम्मीद जगी कि पहली महिला न्यायाधीश इस भारत को मिलने वाली हैं। तो एक शकीर जमाली का एक बहुत मशहूर शेर है कि अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, देखो एक औरत आ रही है। इस औरतों के आने से जाहिर सी बात है कि एक नई राह खुली है, नई उम्मीदों के चिराग जले हैं और ये चिराग बहुत जल्द पूरे भारत को रोशन करेंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। और हमारी भारतीय न्यायिक व्यवस्था जिस पर हमें गर्व रहा है, वो व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी, संवेदनशील होगी। इसी उम्मीद के साथ आज के इंडिया लीगल में इतना ही। आज आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल, और तमाम खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट को भी देख सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर आपके सामने होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं इंडिया लीगल। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पूरे मामले को एक अन्य तरीके से समझने की कोशिश करेंगे।